हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। बच्चों, मनुष्य समाज में रहते हुए अनेक लोगों के संपर्क में आता है। लोगों से बातचीत करके वह अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और उनके विचार जानता है। तो विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है विचारों का आदान प्रदान? भाषा। बच्चों, भाषा से अभिप्राय मनुष्य की स्पष्ट, सरल एवं सार्थक बोली से है। मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर एवं संकेतों से भाषा को समझाता एवं समझता है। आइए, भाषा को जानने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं, यानी चित्रों का सहारा लेते हैं। पहले चित्र की तरफ चलते हैं। बच्चों, पहले चित्र में गौरव दुकानदार से पुस्तक का नाम बताकर उसे ले रहा है, और दूसरे चित्र में अध्यापिका बोर्ड पर लिख कर पढ़ा रही है, और तीसरा चित्र हमारे सामने है। उसमें यातायात नियंत्रक संकेतों से यातायात नियंत्रण कर रहा है। तो आपने देखा, पहले चित्र में गौरव दुकानदार को बोलकर बता रहा है, दुकानदार सुनकर समझ रहा है। यह विचारों का आदान प्रदान भाषा का मौखिक रूप है। अर्थात बोलना सुनना क्या है? मौखिक भाषा। और दूसरे चित्र में अध्यापिका बोर्ड पर लिखकर समझा रही है तथा बच्चे सुनकर समझकर लिख रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। अर्थात सुनकर समझकर लिखना लिखित रूप कहलाता है। और तीसरे चित्र में यातायात नियंत्रक बिना कुछ बोले संकेतों से ही यातायात नियंत्रण कर रहा है। यह भाषा का सांकेतिक रूप है, जो भाषा में मान्य नहीं है। अर्थात सांकेतिक रूप को भाषा में मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि संकेतों से स्पष्ट नहीं समझा जा सकता। यानी कि हम संकेतों के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट नहीं समझ सकते। आइए एक बार भाषा की परिभाषा समझ लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। बच्चों, भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौखिक भाषा विषय में। मौखिक भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए कविता सुनाना, भाषण देना, फोन पर बात करना, गाना आदि, ये सब क्या है? मौखिक भाषा के उदाहरण। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए पत्र लेखन, निबंध लेखन, कहानी लेखन एवं अन्य लेखन कार्य जो होते हैं वो क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण। यह भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि लिखे गए विचार सदियों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। क्योंकि अब देखो, हमें पुरानी कोई जानकारी चाहिए जो इतिहास में हुई हो, तो वो लिख कर संरक्षित की गई है, तो आज भी हम उन्हें पढ़ और समझ सकते हैं। तो इसीलिए यह भाषा का स्थायी रूप है। कौन सा रूप? लिखित रूप। आइए अब जाने हम बोली के बारे में। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। जैसे बुंदेलखंडी, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। आइए अब बोली के बाद बढ़ते हैं हम भारत की भाषाएं कौन कौन सी, उनके बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, जो इस प्रकार है। जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, ओडिया, असमी, तमिल, मराठी, नेपाली, पंजाबी, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बंगाली, मलयालम, कश्मीरी, कन्नड़, बोडो, डोगरी, गुजराती, मैथिली और संताली। यह हैं 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। बच्चों, जिस प्रकार भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उसी प्रकार विश्व भर में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और सभी देशों की अपनी अपनी विशेष भाषाएं होती हैं। जैसे फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, और भारत में हिंदी बोली जाती है। तो आइए अब जानें हम लिपि के बारे में।
बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जिन्हें लिपि कहा जाता है। आइए एक बार परिभाषा के जरिए जानें लिपि किसे कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भारतीय भाषाएं एवं लिपियों के बारे में अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी हैं भारतीय भाषाएं और लिपियां। सबसे पहली भाषा हिंदी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। सिंधी की लिपि भी देवनागरी और फारसी में भी लिखी जाती है सिंधी। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, कश्मीरी की फारसी और गुजराती की है देवनागरी लिपि। मराठी की भी देवनागरी लिपि है। उड़िया भाषा उड़िया लिपि में लिखी जाती है और बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में। असमिया असमिया लिपि में। उर्दू फारसी में लिखी जाती है और तमिल तमिल ब्राह्मी में। तेलुगु भाषा तेलुगु ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है और मलयालम भाषा वट्टा तालु लिपि में लिखी जाती है और कन्नड़ भाषा कन्नड़ ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। कोंकणी देवनागरी लिपि में, संस्कृत देवनागरी और नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संथाली देवनागरी ओल्ड चिंकी लिपि में लिखी जाती है। डोंगरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मणिपुरी मणिपुरी लिपि में और बोंडो और सैन मैथिली जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोनों। आइए अब कुछ जानने योग्य बातें हैं, उन्हें समझ लेते हैं। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं, आप और हम। स्कूलों में ये मनाया जाता है और सरकारी कार्यालयों में भी इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर। आइए आप जानें व्याकरण के बारे में। भाषा में बोलते, लिखते एवं पढ़ते समय हम अनेक अशुद्धियां करते हैं। यह अशुद्धियां वर्तनी या वाक्य रचना संबंधी हो सकती है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप से परिचित कराता है। आइए उदाहरण द्वारा समझें हम। शब्द, जैसे हम कुछ शब्द पढ़ते हैं, बनदर, आशीर्वाद, तिरक, कियों की, ये सब क्या है? शब्द गलत है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यानी कि स्पेलिंग्स रॉन्ग है। अब वाक्य पढ़ते हैं हम कुछ, जैसे बच्चे को छिलकर केला खिलाओ। रचना गाना गा रहा है, दादाजी आशीर्वाद दिए। तो बच्चों सबसे पहले जानेंगे हम ये ऊपर लिखे शब्दों के सही रूप जो हमने गलत पढ़े हैं। जैसे बंदर, ब के ऊपर अंग की मात्रा। आशीर्वाद, वा के ऊपर रौ मात्रा के रूप में आएगा। टरक नहीं, ट्रक। ट और ड के नीचे हमेशा रौ की मात्रा के रूप में लगता है और क्यों की नहीं होता, क्योंकि आधा कौ आता है। ये सब वाक्य अपशुद्ध है। दूसरा, जो हमने अशुद्ध वाक्य पढ़े थे उन्हें शुद्ध रूप में पढ़ते हैं। जैसे बच्चे को केला छिल के खिलाओ। रचना गाना गा रही है, दादाजी ने आशीर्वाद दिया। तो बच्चों आपने देखा कि शब्दों एवं वाक्यों के शुद्ध रूप से उनका अर्थ भली भांति स्पष्ट हो रहा है। तो उपयुक्त सभी अशुद्धियों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है, यानी व्याकरण ही हमें बताता है कि कौन से शब्द हमें शुद्ध तरीके से लिखने हैं और वाक्य हमें कैसे शुद्ध तरीके से लिखने हैं। व्याकरण हमें सिखाता है कि भाषा को किस तरह बोला, लिखा एवं पढ़ा जाता है। हर भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण से हमें इन नियमों की सही जानकारी प्राप्त होती है। आइए एक बार परिभाषा जान लें व्याकरण की। भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उन्हें जान लेना जरूरी है हमारे लिए, उन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप अस्थायी एवं लिखित रूप स्थायी होता है। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है और भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों भाषा, लिपि और व्याकरण इनकी आपको पूरी अच्छी तरह जानकारी हो गई होगी। अब आप कोई भी अशुद्धि नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे इन्हें कैसे लिखना है और कैसे समझना है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।